नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हमारा जो होने वाला है वो सीडीपी का मॉक टेस्ट नंबर होने वाला है। तो आज का हमारा जो मॉक टेस्ट होने वाला है दोस्तों, वो मॉक टेस्ट नंबर 2 यानी सेकंड मॉक टेस्ट होने वाला है दोस्तों आप लोग का बाल विकास का। और यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन लिया गया दोस्तों, सभी के सभी दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का PYQ है। ठीक है, यानी जितना क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, सब वही सब क्वेश्चन दोस्तों मैं लेकर आया हूँ, जो आपका रिपीटेड हुआ है मेनी टाइम्स, यानी बार बार जो रिपीट आपका हुआ है और जो आप लोग का आने का चांस जिसमें ज़्यादा है, मैं वही सब सवाल दोस्तों आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। देखिए, पहला नंबर का सवाल है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं। सही बात है, जब भी बालक को आप गुस्सा दिला दीजिएगा तो उससे क्या होता है दोस्तों कि बालक क्या होते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं और वो कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, जब तक कि पहले से उसका महसूस नहीं करते हैं, जब तक कि वो पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तब तक वो घर नहीं आते हैं। ठीक है, और उसके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो दोस्तों, ऐसा करने से उसके दिमाग में यानी उसके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। क्या प्रक्षेपण का होता है, क्या विस्थापन का होता है, क्या प्रतिक्रिया निर्माण का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इससे जो उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रतिलक्षित होता है वो आपका हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी विस्थापन का। ठीक है, क्योंकि घर से वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है खेलने के लिए, तो क्या होता है दोस्तों, वो विस्थापन कर रहा है, तो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है आपका विस्थापन का हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा सवाल है नंबर 2 में आप लोग का है कि गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 में है गति विषयक आसक्तता से, या दूसरे के प्रेरकों से, या सांगीतिक योग्यता से, या गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो दोस्तों, गुणज वैकल्य जो है वो आपका सीधे तौर पर दोस्तों संबंधित होता है गणित से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि गणित संकल्पों के अधिगम में कठिनता से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका NEP से आ गया। NEP 2020 जो आप लोग का आता ही रहता है हर बार के सीटेट के एग्जाम में, चाहे आप NEP 2020 ले लीजिए या NCF 2005 ले लीजिए, दोनों सही क्वेश्चन आपका आते रहता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। क्या है मूल्यांकन का उद्देश्य? क्या रटने की क्षमता का परीक्षण पर यह आधारित है, या पुनरुत्पादन व याद रखना की क्षमता को मापता है, या बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में यह मदद करता है, या पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड ये बताता है। तो दोस्तों, यहाँ पर तुलना करने की तो कोई बात ही नहीं आ रहा है। ठीक है, याद हमको बच्चों को करवाना नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। रटने की क्षमता फिर से वही आपका आ गया, रटने की क्षमता भी नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों आ रहा है वो आपका एप्रोप्रिएट आंसर नंबर, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 आपका अभिकथन यानी एजर्सन और रीजन सबका दिया हुआ है। देखिए, 4 नंबर में है कि अभिकथन में दिया हुआ है कि शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए इसका कारण देखते हैं। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, तो सही विकल्प, ठीक है, सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर A और R दोनों सही है और R सही व्याख्या करता है A की, या A और R दोनों सही है लेकिन R सही व्याख्या नहीं है A की, या A और R दोनों गलत है, या A सही है लेकिन R गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A आपका सही है लेकिन R गलत है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों को निर्णय लेने की बात आ रहा है, विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। सही बात है, शामिल तो करना ही है उसको। ठीक है, और कक्षा में सक्रिय भागीदारी है ना, कक्षा में उसको एक्टिव रूप से उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसके लिए उसको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो ये तो आपका एक राइट पॉइंट हो गया। लेकिन बोल रहा है कि अधिगम शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, सीधे यहाँ पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है, उसको स्टेप बाय स्टेप स्थानांतरित किया जाता है। तो ये आपका दोस्तों रॉन्ग हो गया। इसीलिए दोस्तों आपका A सही है लेकिन R गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5 में है कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्य पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए।
किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरण में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, या उसे संप्रत्य से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, या पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, या नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि किससे बचना चाहिए, है ना, यानी नेगेटिव पॉइंट को हमको बोल रहा है इसमें। तो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। ये दोस्तों आप लोग का सरासर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका एनसीएफ और एनईपी 2020 दोनों में यही कहता है कि सरल को पहले सरल से जटिल की ओर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बोला है दोस्तों जटिल से सरल की ओर, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव में। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6 में आप लोग का है कि एक प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, केवल मुख श्रावण को प्राथमिकता देता है, या अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, या अंक उन्मुख होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? वो आपका होता है दोस्तों कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ये सम्मान करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 7 में आप लोग का है कि रीता कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यानी अलग अलग उपाय कर रही है समस्या को सुलझाने के लिए। तो निम्न में से यह किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति का, बोधगम्यता का, अभिसारी सोच का, या अपसारी सोच का? तो दोस्तों रीता क्या कर रही है? कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए वो अलग अलग क्या कर रही, उपाय सोच रही है। तो ये किसका प्रतीक हो सकता है दोस्तों? ये आपका अपसारी सोच का हो सकता है, क्योंकि अपसारी सोच से दोस्तों क्या होता है कि वो अनेक प्रकार के समस्याओं को सुलझा सकता है अलग अलग तरीकों से। ये दोस्तों आप लोग का अभिसारी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अभिसारी जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी अपसारी सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 में हम लोग का क्या है कि बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? किसमें? कि व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, या पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा, या जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं तब, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कि बच्चे जो होते हैं वो शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। कब दोस्तों? जब ये कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, यानी पूरा एक्टिव से होकर, है ना, पूरा एक्टिविटी से होकर वो दोस्तों वो क्या करता है, कोई भी कार्य को वे करते हैं, यानी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 में आप लोग का है कि एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है ना। बच्चा जब फेल हो जाता है तो उसके भय को दूर करना क्यों जरूरी होता है? कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, या विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की हिस्सेदारी नहीं ले सकता, या असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से सफल होते हैं। तो इस समय दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। क्योंकि दोस्तों बच्चे अगर गलतियां नहीं करेंगे, त्रुटियां नहीं करेंगे, तो वो आगे कैसे सीखेंगे? उसको गलती और सही होने का एहसास कैसे होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये बच्चों के असफलता को भय करने के लिए दूर क्यों आवश्यक होता है? न असफलता और त्रुटियों बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होता है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 10 में आप लोग का है कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण का, पूछताछ आधारित शिक्षण का, शिक्षण की व्याकरण विधि का, या रटकर याद करने का? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी पूछताछ आधारित शिक्षण। दोस्तों ये क्या है? आप लोग का संरचनात्मक उपागम है और इसी के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जाता है। तो पूछताछ आधारित शिक्षण इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नंबर 11 में आपका है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति होगा? उसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, ठीक है, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य को सौंपे, और जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, या उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। दोस्तों ऐसा नहीं है, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उससे दोस्तों आप लोग सफलता की कम उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो दोस्तों कुछ अलग टाइप का होता है, उसका दिमाग साधारण बच्चों से दोस्तों ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। उन्हें कैसा पसंद है दोस्तों? उसे चैलेंजिंग भरा काम पसंद होता है,
तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है दोस्तों आप लोग का कि उन्हें चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग भरा काम और उच्च क्रम के कार्य को सौंपा जाए। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 12 में आप लोग का है कि प्रतिभावान विद्यार्थी क्या है कि सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, या जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं दोस्तों आप लोग का प्रतिभावान विद्यार्थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 13। और नंबर 13 में आप लोग का है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, या स्वालीनता। तो दोस्तों स्वालीनता जो होता है वो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नंबर 14। और नंबर 14 में आप लोग का है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। किसमें प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समावेशित शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जा सकता है दोस्तों निःशक्त बालकों की शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 15 आप लोग का एनसीएफ से आ गया। तो दोस्तों हम भी बोले अभी आप लोग को बोले कि एनसीएफ और आपका एनईपी 2020 यानी दोनों से आप लोग का क्वेश्चन 100% रहता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के, ठीक है, गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है किसको? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, या बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरक्षित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी बालकों के लिए संरक्षित अधिनियम, अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 16 में आप लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन दोस्तों शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, शिक्षक में सुधार किया जा सकता है, या शिक्षक औपचारिक व अनौपचारिक है, या शिक्षक विज्ञान के साथ कला भी है, या शिक्षक अनुदेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि सत्य नहीं है, यानी कौन सा आपका असत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी शिक्षण जो है वो अनुदेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नंबर 17 आप लोग का मनोविज्ञान से है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? मैकडूगल का है, कोहलर का है, वाटसन का है, या पावलंग का है? ठीक है, पावलाव। ठीक है, तो किसका है दोस्तों? तो यह कथन जो है दोस्तों ये आप लोग का पावलाव का है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पावलाव। क्या बोला जाता है दोस्तों? आप लोग का पावलाव बोला जाता है, पावलाव, PAWLOV इसका नाम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नंबर 18 में आप लोग का है कि सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, यानी जो भी समस्या होता है दोस्तों उसका समाधान जो होता है वो तात्कालिक मिल जाता है, यानी तुरंत मिल जाता है। तो कौन सा सिद्धांत है? सामीप्यता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत, या सूझ का सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो सूझ का सिद्धांत होता है ना, ये तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है इसमें। ठीक है, तो सूझ का सिद्धांत इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नंबर 19। और नंबर 19 में आप लोग का है एक बालक पहाड़ी सीख कर, है ना, पहाड़े, यहाँ पर पहाड़ी नहीं है दोस्तों, एक्चुअली में ये पहाड़ा है, पहाड़ा। ठीक है, तो पहाड़ा यानी जिसको बोला जाता है दोस्तों आप लोग का टेबल। ठीक है, तो एक बालक पहाड़ा यानी टेबल सीखकर उसका उपयोग गुना और भाग करने में करता है। सही बात है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है वो किस प्रकार का उदाहरण है कि मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से मानसिक, शारीरिक से शारीरिक, या मानसिक से मानसिक, या शारीरिक से मानसिक। तो दोस्तों इसमें जो आपका वो यूज़ कर रहा है गुना और भाग का, तो दोस्तों उसमें वो इसमें यूज कर रहा है मानसिक से मानसिक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों 20। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है किस पर? संस्कृति जिसमें वो जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वो रहता है, आर्थिक स्तर से जिसमें वो आता है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी उपयुक्त सभी। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन था वो आप लोग का 20 क्वेश्चन था, और 20 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना राइट हुआ, ठीक है, ये आप लोग बताइएगा, और कितना दोस्तों आप लोग का रॉन्ग हुआ ये भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।